चलो भाई सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ स्टूडेंट्स आज फ्रेशली ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू रख रहा हूँ मैं फिलहाल, तो कि प्रीवियसली हमने क्या क्या पढ़ा था। देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने थोड़ा सा नेटवर्क का इंट्रो लिया था, नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है, जिसमें हमने नेटवर्क और नेटवर्किंग को डिस्क्राइब किया था। चलो अगर दोबारा पूछूं तो क्या आंसर करोगे, नेटवर्क और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस है, ये दोनों होते क्या है? वैसे नेटवर्किंग सिक्योर करते हैं नेटवर्क। नहीं, बताओ। सर कनेक्ट करता है ना सारे डिवाइस। ओके, आप बताओ। देखो बेसिकली जो आपका इम्प्लीमेंटेड नेटवर्क होता है, मतलब जहां आप डिवाइस कनेक्ट करके स्टैब्लिश करते हो, वो दो से ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेज मीन्स कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, स्विच, राउटर, कुछ भी आप आपस में कनेक्ट करो वो नेटवर्क हो जाता है, ठीक है। अब उसको कनेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना। राउटर स्विच अपनी मर्जी से तो नहीं चलेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा कि कैसे काम करना है। हाँ, आपने अभी तक ऐसे ही यूज किए हैं जो पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड आते होंगे, मतलब उन्हें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, ठीक है। बट मोस्टली जो नेटवर्किंग में राउटर स्विचेस होते हैं वो कॉन्फ़िगरेबल होते हैं, ठीक है, जिनको मैनेजेबल स्विच या मैनेजेबल राउटर्स कहा जाता है। तो उन्हें प्रॉपर मैनेज किया जाता है सीएलआई के थ्रू, जीयूआई के थ्रू। सीएलआई और जीयूआई समझते हो ना, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या तो आप इंस्ट्रक्शन दोगे जीयूआई के थ्रू या कमांड्स के थ्रू, तो किसी भी मेथड्स के थ्रू। इवन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ सीएलआई के थ्रू ही नेटवर्क डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप जीयूआई के थ्रू भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, वो नेटवर्क आपका वर्चुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। वर्चुअल और फिजिकल नेटवर्क में डिफरेंस पता है? देखो सबसे बड़ा डिफरेंस, फिजिकल नेटवर्क आपको सामने दिखाई देगा, प्रॉपर राउटर, स्विच और इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस किसे कहते हैं ये पता है? पीसी, लैपटॉप, फोन, ये सब एंड डिवाइस होते हैं। राउटर स्विचेस मेन नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। एंड डिवाइसेस की जो फिजिकल कनेक्टिविटी हुई विद राउटर विद स्विचेस, इन सब डिवाइसेस का जो कॉम्बिनेशन बना वो फिजिकल नेटवर्क हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी हुई, दूसरी जगह भी सेम ऐसी लैन नेटवर्क बन गया, एक राउटर स्विच और पीसी से। अब इनके बीच में जो एक वर्चुअल कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, ठीक है, और दो पीसी एक वर्चुअल नेटवर्क में आ जाएंगे, इसको ही हम वर्चुअल, मतलब वर्चुअली नेटवर्क में आएंगे, वर्चुअल नेटवर्क कहलाता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज मैंडेटरी लग रही है ना, क्या, कि वर्चुअल नेटवर्क के लिए भी फिजिकल नेटवर्क का अवेलेबल होना जरूरी है। तो मेन जो होता है आपका फिजिकल नेटवर्क ही होता है, ठीक है। फिजिकल नेटवर्क स्टैब्लिश रहेगा तभी आप वर्चुअल नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हो। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इस नेटवर्क के अंदर कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए। मतलब अगर मैं आपको डेटा भेज रहा हूँ तो ऐसे तो नहीं चला जाएगा, क्या क्या डिटेल चाहिए होगी डेटा फॉरवर्ड करने के लिए? आईपी ठीक है, बेसिकली हमें ये 5 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक तो वो डेटा चाहिए जो भेजना है, ठीक है। एक सेंडर की डिटेल कहाँ से आ रहा है, और एक डेस्टिनेशन की डिटेल कहाँ जाना है ये पैकेट, ठीक है। अब इसके बाद मीडियम एंड प्रोटोकॉल भी आ जाता है। तो मीडियम से आप क्या समझते हो? वायरलेस है यार। वायर्ड या वायरलेस, जिस फिजिकल नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं वही हमारा मीडियम होता है ना, उसके थ्रू ही तो ट्रांसमिट किया जाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन या ग्रुप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। एक ट्रांसमिशन को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, और उन मल्टीपल प्रोटोकॉल्स में मल्टीपल रूल्स रहते हैं, तभी जाके एक डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। क्यों प्रोटोकॉल की क्यों जरूरत है हमें, बिना प्रोटोकॉल के क्यों नहीं भेज सकते? सर टाइम बाउंड होता है ना, किस टाइम पे भेज दें। एग्जैक्टली, टाइम बाउंडिंग हो गया, पाथ सिलेक्शन हो गया। पाथ सिलेक्शन समझते हो ना? देखो यहाँ से कहीं भी जाने के लिए, मतलब इंटरनेट पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब किस रास्ते के थ्रू फॉरवर्ड करना है, ठीक है, कितनी बैंडविड्थ के साथ फॉरवर्ड करना है। हो सकता है कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी या मेरी बैंडविड्थ बहुत हाई हो फॉरवर्ड करने के लिए, बट रिसीवर की ना। रिसीवर कह सकता है कि भाई, वो अगर मैं उसे 100 एमबीपीएस से भेज रहा हूँ, सामने वाला 10 एमबीपीएस पे रिसीव करता है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज प्रोटोकॉल मैनेज करती है कि अगर सामने वाला एक्सेप्टेंस रख रहा है अपनी 10 एमबीपीएस पे, तो सेंडर भी 10 एमबीपीएस पे ही भेजे, ठीक है। ये प्रोटोकॉल अंडरस्टैंडिंग होती है दो डिवाइसेस के बीच में। और अभी आपका इंटरनेट इसी वजह से पॉसिबल हो पाया, इसी वजह से हाई स्पीड स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है नेटवर्क, वरना कभी नहीं चलता। वरना इज दैट पॉसिबल कि हर एक डिवाइस की कॉमन स्पीड हो? देखो मैंने एक राउटर परचेज किया, मान लो ये राउटर है एयरटेल का, ठीक है। इसके हर एक पोर्ट की कैपेसिटी है अप टू 1 Gbps, ठीक है। इस स्विच की कैपेसिटी है 100 Mbps। मेरा स्पीड हो सकता है 1 Gbps पे ही फॉरवर्ड कर सकता है, और 10 Gbps पे, 10 Mbps पे ही फॉरवर्ड कर सकता है।
100 एमबीपीएस पे ही फॉरवर्ड कर सकता है। तो मैं जैसे ट्रांसमिशन में फॉरवर्ड करूंगा, उस ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग ये तीनों अपनी स्पीड अरेंज करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर स्विच 100 एमबीपीएस पे काम करे तो उससे ज़्यादा चले जाए। कम तो मैं करवा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये कंपैटिबिलिटी जो हो रही है ना, ये नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में, ये सिर्फ प्रोटोकॉल्स की वजह से ही हो रही है, अदरवाइज और कोई वजह नहीं है कि ये अपने आप कंपैटिबल हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये पांचों कंपोनेंट समझ गए। ठीक है गाइस, ऑनलाइन में जितने भी अगर आप आए तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। ओके, देखो इसी जो ट्रांसमिशन अभी मैंने समझाया, कंपोनेंट्स आपको समझाया, तो उन कंपोनेंट्स में एसेंशियल क्या था? एड्रेसेस। क्योंकि फॉरवर्डिंग जो होगी ना एड्रेसेस के बेसिस पे होगी। आपके माइंड में बहुत सारी चीजें और भी घूम रही होगी, जैसे इनक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। बट वो सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है कि जो भी डेटा है, जिस भी तरह का डेटा है, उसको डेस्टिनेशन तक कैसे फॉरवर्ड किया जाए, वहां पे जाके उसके साथ क्या होना है, चेकिंग कैसे होनी है, क्या क्या एरर रिकवरी होगी या रीट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी, वो बात की बात है। लेकिन पहला जो एसेंशियल टास्क होता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। उस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें तीन एड्रेसेस की नीड होती है, डेट्स कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड सर्विस एड्रेस। ठीक है, सबसे पहले आता है आईपी एड्रेस, इसे लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, क्यों? आप तीनों तो बताओ। हाँ, लॉजिकल क्यों डिफाइन किया जाता है आईपी को? इरफान, आपके अकॉर्डिंग? सक्षम, साक्षी, पवनीश, आईपी लॉजिकल क्यों है? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आईपी कभी भी स्टेबल रहता ही नहीं है। हमेशा आईपी एड्रेस क्या होता है? चेंज होता है। और एक पीसी के पास दो आईपी एड्रेसेस होते हैं, कौन कौन से? प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस उसकी रियल आइडेंटिटी होती है, पब्लिक आइडेंटिटी इसकी कॉमन आइडेंटिटी होती है। रियल मतलब एक फिक्स आइडेंटिटी और कॉमन आइडेंटिटी में डिफरेंस समझते हो? मैंने बोला कि क्लास नेटवर्किंग की है, तो नेटवर्किंग आपकी कॉमन आइडेंटिटी हुई क्लास के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अभी आपसे स्टूडेंट आईडी ली जाएगी, तो वो आपकी आइडेंटिटी हुई, दोनों ही जरूरी है। ठीक है, अच्छा, कॉमन आइडेंटिटी नेटवर्क में क्यों रखी जाती है? इसलिए ताकि रिवर्स एक्सेस ना हो सके किसी इंडिविजुअल सोर्स का। रिवर्स एक्सेस समझते हो? जैसे आपने एक सर्वर पे एक्सेस किया, वेबसाइट पे एक्सेस किया, ठीक है, उस एक्सेस में रिक्वेस्ट कौन जनरेट कर रहा है? आप जनरेट कर रहे हो, आपने एक्सेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब हो सकता है आपके सेशन को कोई ट्रैक करके रिवर्स आ जाए। ठीक है, और आपके पीसी का एक्सेस ले, जैसे आपने सर्वर का एक्सेस लिया। गॉट माय पॉइंट, समझ गए हो? इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है? डेस्टिनेशन की डिटेल। अब डेस्टिनेशन की डिटेल अगर मेरी इनविजिबल होती, ठीक है, तो वो मेरे पर रिवर्स एक्सेस ले सकता था। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एक कॉमन नंबर के थ्रू आप कॉल कर रहे हो, तो कॉल तो डेस्टिनेशन पे जाएगी, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन उस कॉमन नंबर पे कॉल आएगी तो कितने परसेंट चांस है कि एग्जैक्टली उसी रूम पे कॉल जाए, जो अगर हंड्रेड्स रूम है उन सबका कॉमन नंबर है? पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, इतनी है ही नहीं कि उस पर चली जाएगी। इसलिए रखा जाता है पब्लिक आईपी, ताकि रिवर्स एक्सेस में सिर्फ राउटर तक रहे, लेकिन राउटर ये नहीं बता पाएगा इसको कहाँ जाना है। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट आपने जनरेट नहीं करी है तो, अगर रिक्वेस्ट आपकी तरफ से, इसलिए रिवर्स एक्सेस में हैकिंग वगैरह के फेस के लिए आपने देखा होगा कि हैकर या अटैकर आपको लिंक प्रोवाइड कराता है कि आप कनेक्शन क्लिक करो। उसने क्यों नहीं स्टैब्लिश कर लिया कनेक्शन? क्योंकि नहीं कर सकता। आप जब क्लिक करते हो तो आप एक तरह से अपनी आईपी, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी और राउटर को ही अलाउ कर रहे हो कि आप इसका सेशन स्टैब्लिश करो। और जैसे सेशन स्टैब्लिश हुआ तो आप बहुत सारी चीजें डिफॉल्ट अलाउ कर देंगे। ठीक है, और ऐसा हर एप्लीकेशन में तो आप खास तौर पे ध्यान रखना, जैसे ही आप कोई सा भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, ठीक है, आप डिफॉल्ट अलाउ देते हो। डिफॉल्ट अलाउ का मतलब समझते हो? क्या क्या अलाउ करते हो? नहीं,
सबसे बड़ी डिटेल का अलाउ आप डिफॉल्ट पे देते हो। फाइल का स्टोरेज का क्या क्या है? नहीं, वो भी है ऑप्शनल है, आपने देखा होगा। आप अपनी डिवाइस आइडेंटिटी डिफॉल्ट पे देते हो, चाहे आप कुछ भी अलाउ ना करो, कुछ भी। ठीक है, आपकी पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, और आपका क्या कहते हैं मैक एड्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आप डिफॉल्टली अलाउ कर रहे हो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे वो पीसी हो चाहे वो फोन हो, दोनों ही कंडीशन में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। मैक एड्रेस पे आते हैं। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। डिवाइस की एक फिजिकल आइडेंटिटी होती है, परमानेंट आइडेंटिटी होती है। ठीक है, और कहाँ स्टोर होती है? आपके हार्डवेयर में। कौन से हार्डवेयर में? एनआईसी कहते हैं उसे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कैसा होता है एनआईसी? एक पीसीबी बोर्ड की तरह होता है पूरा। आपको तो फ्रंट पे सिर्फ एक RJ45 कनेक्टर दिख रहा होता है, मतलब ये कनेक्टर दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक बोर्ड चिप लगी हुई है पूरी। ठीक है, तो उस एनआईसी में आपका मैक एड्रेस परमानेंटली स्टोर होता है। अगर मैक डिवाइस के मैक एड्रेस को चेंज करना है तो एनआईसी चेंज करना पड़ता है। थर्ड वन इज पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल नंबर। ये किस लिए चाहिए होता है? पोर्ट नंबर किस लिए यूज होता है? दोबारा पढ़ रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई सर्विस चल रही होती है वैसे। सर्विस की आइडेंटिटी का मतलब समझते हो ना? देखो, आपके पीसी पे मल्टीपल सर्विस हो सकती है, हाँ होती है, तभी तो आप भी एक्सेस कर पा रहे हो ना। इट मीन मल्टीपल एक्सेस होते हैं। करंटली आपने किसी भी डेस्टिनेशन पे रिक्वेस्ट करी, आपने उस डेस्टिनेशन पे किस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करी, ये चीज भी तो इन्फॉर्म करोगे। और ये किस फॉर्म में होगा? पोर्ट नंबर के फॉर्म में। क्योंकि आईपी और मैक एड्रेस डिवाइस की आइडेंटिटी है। डिवाइस के अंदर सर्विस किस चीज के लिए चल रही है, या किस चीज के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये पोर्ट नंबर से, सॉरी, मैक एड्रेस और आईपी से नहीं पता चल सकता था। समझ गए आप? क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है, आई आई एम एम वाईफाई वो डिवाइस मैक में क्या अंतर है? आईएमईआई नंबर जो होता है ना, वो अलग पर्पस के लिए रखा गया। उसमें आपको टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पूरा पढ़ना पड़ेगा। आईटीयू की गाइडलाइन है, मैंने पढ़ी नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो आईटीयू ने उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि ईएमआई नंबर और मैक एड्रेस दोनों की जरूरी है। अब मैक एड्रेस को ना क्या कह दिया है कि फिक्स नहीं रहने दिया। मतलब आपका फोन है, फोन के अंदर ना मैक एड्रेस रोटेट होगा। हाँ, ये ऑप्शन आ गया। मेरे वन प्लस के फोन में है, तो पीछे ये सरकार कहती है IMEI नंबर चेंज नहीं हो वो नहीं होगा ना, इसलिए सकता। आपने मैक कैसे एड्रेस पता तब रोटेशनल। मैक एड्रेस चेंज अरे भाई, चेक देखो, करना और लीगल है। पीसी को सिक्योर करने के लिए, या पीसी कह रहा हूँ, फोन को सिक्योर करने के लिए कि भाई आपका फोन ना रिवर्स एक्सेस में ना जाए, आपका मैक एड्रेस फिक्स नहीं रहेगा। आप चाहो ना हर जगह पे अलग अलग मैक एड्रेस को यूज कर सकते हैं, रोटेट, एक पार्टिकुलर सीरीज दे दिया आपके फोन को। तो अभी आप हो, आपने रिफ्रेश करा, आपका मैक एड्रेस चेंज हो गया, और आप उससे कनेक्ट कर रहे हो। अब अगर ऐसे कोई कोई भी डिवाइस अपनी फिक्स आइडेंटिटी नहीं रखेगा, तो गवर्नमेंट के लिए भी तो दिक्कत है ना। रिवर्स एक्सेस कैसे करेगी? ये कई जगहों पे रिवर्स एक्सेस की नीड होती है, करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक, समझ गए? मोबाइल में इसलिए मोबाइल ट्रेसेबल इजीली हो जाते हैं। और लैपटॉप वगैरह, किसी का लैपटॉप चोरी हुआ देखा है कभी? किसी को ट्रेस करते हुए, ट्रेस करके उसने लैपटॉप पकड़ लिया, किसी का फोन पकड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शनल आइडेंटिटी दे दी गई, ईएमआई नंबर जो आप कह रहे हो, आईएमआई नंबर। ठीक है, वो इसलिए दी गई थी। दूसरा, उसका कनेक्शन हमारे सिम नेटवर्क से भी होता है, इस वजह से। ठीक है, उसके बीच में रिलेशन होता है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप उसमें अटैच करते हो ना किसी फोन में, तो वो ईएमआई के पे ही अटैच होता है, वरना होगा ही नहीं। मतलब फोन में जो सिम डालोगे, वो सिम तभी ऑपरेट होगी जब आपके फोन में कोई ईएमआई नंबर मौजूद होगा। ठीक है, आईएमआई नंबर मौजूद होना जरूरी है, वरना सिम चलेगी नहीं। तो अब ये डाल दिया, तो इसका मतलब वो ट्रेस भी हो सकता है। जैसे डालोगे तो आ जाएगा, पोर्टल पे ये दिखा देगा कि इस ईएमआई नंबर पे ये कंप्लेन आ रहा है कि ये फोन चोरी का है या नहीं। इम्यूटेबल होता है कि म्यूटेट किया जाता कुछ हो सकता है, वो भी ईएमआई नंबर भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हो है? जाता हो है। जाता है। हो जाता है ये सुना है। ठीक है, सब कुछ। तो कैसे हो रहा होगा? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा कोई सा फोन बताओ जो आपको लगता हो कि हैक नहीं हो सकता। सबके फोन से एक एक निकलेगा, सब बोलोगे आईफोन। अगर नहीं जानते हो तब भी यही बोलोगे, आईफोन है ना। सबसे ज्यादा हैकिंग टूल्स आईफोन की आईफोन के ही हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सबसे महंगे पेलोड्स आईफोन के हैं।
ठीक है, मतलब उसके पेलोड ऐसे हैं कि मुझे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। पेलोड समझते हो ना? आपको भेजा, लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे मतलब तब भी तब तक वो तब भी नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि जीरो क्लिक अभी तक एक ही सुना है मैंने, वो टाइगर से। पेगासस वाला। जीरो क्लिक पे वही काम करता है, बाकी और कोई सा है ही नहीं जो जीरो क्लिक पे। जीरो क्लिक समझते हो ना? यस सर, जीरो डेवलपमेंट। मैंने आपको भेजा, आपने क्लिक भी नहीं किया, ठीक है? जीरो डे वनएबिलिटी अलग है, जीरो क्लिक अलग है। मतलब क्लिक ही नहीं इसमें, कर रहा है डिवाइस यूजर पे। हाँ हमने यू क्लिक तो इंस्टॉल से भी हो जाता एग्जैक्टली, तो उसमें मैं आपको कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा हूँ, आपके पास डेटा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, खुद ही एक्सपेंड करना शुरू कर रहा है आपके फोन में, लैपटॉप में। तो वो है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए सारे आपके नॉर्मल पेलोड से ही काम चलाते हैं जितने भी पैकेज। चलो ये तीनों क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन समझाने के लिए सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स समझाया था कल मैंने। हाँ, मतलब कल कौन सा क्लास है? संडे। सिंपलेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन, एक सोर्स डेस्टिनेशन पे डेटा फॉरवर्ड कर सकता है, डेस्टिनेशन वापस से रिप्लाई नहीं कर सकता, और सेंडर रिसीव भी नहीं कर सकता अगर रिप्लाई आ भी रहा है तो। ठीक है, ये वन वे कम्युनिकेशन कहलाता है। रियल टाइम में इसका यूज केस, जो आपके पास मेल्स आते हैं और नो रिप्लाई वाले मैसेज आते हैं जिन पे आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो सब क्या है? सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। सिंप्लाई सिंप्लेक्स क्यों किया जा रहा है, जबकि हमारे पास हार्डवेयर जितने भी कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो करेंटली फुल डुप्लेक्स के लिए ही बन रहे हैं, मतलब सारे कंपोनेंट्स फुल डुप्लेक्स पे ऑपरेशनल हो सकते हैं। है। वाह, ज्यादा। ठीक है, क्यों? सर्वर किस पे काम करता है? प्रोसेसिंग यूनिट्स पे काम करता है। सीपीयू तो समझते हो ना, प्रोसेसर समझते हो? उस प्रोसेसर की अपनी कैपेसिटी होती है कि कितने डिवाइसेस या कितने कनेक्शन या कितने सेशन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब वो लिमिटेशन क्या होगी, फुल डुप्लेक्स में एक ज्यादा यूनिट्स यूज होगी, हाफ डुप्लेक्स में उससे कम यूनिट यूज होगी, और सिंप्लेक्स में और भी कम यूनिट्स यूज होगी। ठीक है, तो इस वजह से सिंप्लेक्स बना के रखा जाता है कि जो मैं 2000 कनेक्शन चला सकता हूँ, वो फुल डुप्लेक्स में 500 ही चलेंगे, और सिंप्लेक्स में 2000 चल सकते हैं कनेक्शन। तो ये इम्पैक्ट पड़ जाता है, इसलिए लोग सिंप्लेक्स सर्वर बना के रखते हैं बाई चॉइस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? जिसमें टू वे ट्रांसमिशन हो सकता है, बट सेम टाइम पे नहीं। अगर मैंने डेटा भेजा है तो आप रिसीव कर सकते हो, लेकिन रिसीविंग के बाद ही आप फॉरवर्ड करोगे। उस बीच में अगर ट्रांसमिशन इंटरप्ट किया तो कोलिजन होगा। कोलिजन समझते हो ना? यस। जब दो डेटा इंटरफेयर करते हैं तो दोनों का डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वो कोलिजन हो सकता था। फिर फुल डुप्लेक्स आया, जिसमें सेम टाइम पे आप सेंडिंग, रिसीविंग, फॉरवर्डिंग, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, जो अपने फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि फुल डुप्लेक्स पे ऑपरेशनल के लिए रेडी है आपका डिवाइस। ठीक है, तो तीन ट्रांसमिशन मोड समझना है, इसको मैं सेशन से रिलेट करूंगा, डिवाइस से रिलेट करूंगा, तो उससे हम आपको पता होना चाहिए कि कौन से टर्म्स की बात हो रही है। नेक्स्ट इज थ्री तरह की कास्टिंग मैकेनिज्म है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि एक यूजर पार्टिकुलर टाइम पे कितने यूजर्स के साथ। फुल डुप्लेक्स में वो जो सेंडर रिसीवर का चैनल उससे अलग अलग होता हो। नहीं, सेम कोली चैनल पे ऑपरेट कर सकते हैं वो, कभी कोलिजन नहीं सेंडिंग और होता। रिसीविंग। कोलिजन नहीं होता। क्योंकि इसके लिए आपको मीडियम पढ़ना पड़ेगा ना पूरा, केबल्स कैसे ऑपरेट होती हैं। देखो, पहले जो केबल थी ना, कोएक्सियल केबल थी। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल में प्रॉब्लम थी, वो सिंपलेक्स हाफ डुप्लेक्स पे ही ऑपरेट हो सकती थी। इसलिए आपने देखा होगा टीवी में आज भी यूज हो रही है कई जगहों पे कोएक्सियल केबल, जो टीवी केबल है, जो पहला। केबल सिस्टम के लिए अभी भी यूज होती है। ठीक है, इवन जो टाटा स्काई वगैरह लगते हैं उसमें भी तो वही केबल यूज होती है। तो उस वो केबल के अंदर सिंगल कॉपर केबल होती है, तो उस पर ना हाफ डुप्लेक्स ही ट्रांसमिशन हो सकता था, फुल डुप्लेक्स ऑपरेशनल था ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये केबल बनाई। जैसे आप इथरनेट केबल, लैन केबल के नाम से जानते हो, बट ओरिजिनली इसका नाम ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, टीपी केबल जिसे हम कहते हैं। तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, एक टाइम पे कितने यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बस ये बताता है, और एक लैन नेटवर्क के अंदर ही, विद इन लैन नेटवर्क का ध्यान रखना है। लैन नेटवर्क से क्या समझते हो आप? एक राउटर, एक स्विच, उसके नीचे जितने पीसी काम कर रहे हैं, राउटर ने एक पूरा लैन नेटवर्क क्रिएट कर रखा है। ठीक है, उस जो मतलब सिंगल आईपी रेंज पे काम करेंगे। तो यूनिकास्ट का मतलब होता है कि उसी नेटवर्क में एक यूजर किसी एक सिंगल यूजर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मल्टीकास्ट का मतलब मल्टीपल। बस वो सेलेक्ट कर लेगा कि भाई इन 100 में से मैं इन 10 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। कम्युनिकेट करने का मतलब है कि एक बार डेटा फॉरवर्ड करेगा और 10 के पास अपने आप वही एक डेटा चला जाएगा। ठीक है, उसमें बार बार उसे 10 डेटा जनरेट करने की जरूरत नहीं है, 10 टाइप के पैकेट जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी। अब ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, वही एक सिंगल पैकेट जितने भी अवेलेबल नेटवर्क में यूजर्स हैं सभी के पास जाएगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। सेम तरीके से काम करने का मतलब समझ रहे हो? ब्रॉडकास्ट में भी सभी के पास जाता है, और मल्टीकास्ट में भी सबके पास जाता है।
तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा? मल्टीकास्ट में आप पार्टिकुलर यूजर्स पे रिजेक्ट कर सकते हो कि इधर ट्रांसमिशन नहीं करवाना है। ब्रॉडकास्ट में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक पार्टिकुलर टाइप का ब्रॉडकास्ट स्टॉप किया तो सारा ही ब्रॉडकास्ट रुक जाएगा, क्योंकि हमें सब रोकना नहीं है। और मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में एक और डिफरेंस ये है कि मल्टीकास्ट ना स्पेसिफाई होता है, मतलब हर सर्विस के लिए अलग अलग मल्टीकास्ट हो सकता है, अलग अलग तरह के मल्टीकास्ट हो सकता है, अलग अलग यूजर के लिए मल्टीकास्ट हो सकता है। ठीक है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? डिफॉल्ट होता है, सबके पास जाएगा। किसी भी तरह का ट्रांसमिशन उसके आगे लग गया ब्रॉडकास्ट तो सबके पास फॉरवर्डिंग होगी, डिफॉल्ट होता है वो। तो इसलिए एक तो ये मेजर डिफरेंस है, इसलिए अलग अलग ट्रांसमिशन अलग अलग डिवाइसेस पे जा रहा हो तो मल्टीकास्ट ही किया जाता है। इंटरनेट मोस्टली मल्टीकास्ट करता है। जिस इसको अगर जस्टिफाई करना है तो कैसे करोगे आप? एग्जाम्पल? सब वाईफाई वाईफाई मतलब जैसे अब इस एरिया में जैसे वाईफाई लगा हुआ है हाँ। तो हम यूज कर रहे हैं और लोग नहीं कर रहे, लिमिटेड है। नहीं नहीं, वो तो यूज केस अलग हो गया। मैं वैसे बात कर रहा हूँ जैसे ट्रांसमिशन दिख रहे हो आपको कि हाँ ये मल्टीकास्ट है। व्हाट्सएप में अब फीचर आया है जिसमें सबको मैसेज ब्रॉडकास्ट है, शायद सबको मैसेज। नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड जितनी भी सर्विस है सारी ही मल्टीकास्ट है। सर नॉर्मल लाइफ में देखिए तो मोबाइल में सर जो देख आपके पास है। सब कुछ मल्टीकास्ट ही तो है। आप ये बताओ, यूट्यूब की वीडियो आपको व्हाट्सएप पे दिखाई देगी? नहीं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही देखनी पड़ेगी। यस। तो एक डोमेन में ऑपरेट कर रही है ना। ठीक है। सभी नेटवर्क से ऑपरेशनल हो रहा है लेकिन एक ही पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे चल रही है, तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्विस सारी मल्टीकास्ट भी ऑपरेशनल होगी। ठीक है। और आप मोस्टली देख रहे हो सारे एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हो आप, चाहे वो व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब कुछ भी हो। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मोस्टली मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन आप यूज करते हो। ठीक है। अब मान लो ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया तो फेसबुक थोड़ी ना दिखाई देगा, ट्विटर पे ही दिखाई देगा ना, तो इट मीन ट्विटर पे ही मल्टीकास्ट है। ओके। ओके। अच्छा, इसमें जो एप्लीकेशन एक्सेस करते हो आप अलग अलग नेटवर्क से, तो ये तो कंडीशन यहाँ ब्रेक हो जाती है ना कि मैंने बोला एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन होगा। अब व्हाट्सअप, मैंने अपने वाईफाई से व्हाट्सअप से आपको हाय भेजा, आप अपने वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो ये तो दो अलग अलग नेटवर्क हुए। इसमें मैं आपको डेटा कैसे फॉरवर्ड कर पा रहा हूँ अगर मैं बैरियर लगा रहा हूँ कि एक ही नेटवर्क में ट्रांसमिशन होता है? तो ये भी समझाया था लास्ट टाइम। बिकॉज आप दोनों ही एक वर्चुअल नेटवर्क में आ गए हो, और वर्चुअल नेटवर्क कौन है? व्हाट्सअप। ठीक है। क्योंकि आप ट्रांसमिशन किसके बेस पे, बिना किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का यूज किया आप बताओ कोई भी ट्रांसमिशन कर सकते हो? कर पाओगे? आप व्हाट्सएप से व्हाट्सएप पे ही फॉरवर्ड कर पाओगे ऐसा? उसमें ये भी नहीं हो सकता कि आप व्हाट्सएप से टेलीग्राम या टेलीग्राम से इंस्टा या किसी और जगह पे फॉरवर्ड कर पा रहे हो, नहीं हो रहा ना। व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, इंस्टा टू इंस्टा और फेसबुक टू फेसबुक ही हो रहा है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि ये एक एप्लीकेशन बेस्ड नेटवर्क, और ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? लिखवाया भी था, SDN। लिख लो, कई बार पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है। ये सब चीजें तो खुद ये तो, यार इतने तो बड़े हो गए हो कि खुद ही अपने आप पॉइंट्स लिख लो जो जो तुम्हें लगता है कि ये तो अलग ही है, PDF में नहीं दिख रहा है। आपको पता है नोट्स किस चीज के बनाने हैं? जो जो आपको यहाँ नहीं दिखाई देता है वो चीज आपको लिखने हैं। ये तो चलो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो तो आपको लिखने पड़ेंगे ना, ताकि आप दोनों को मैच करा के अपना। SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। SDN। इसे पूछते हैं कि एप्लीकेशन, वैसे इनडायरेक्टली पूछते हैं। इसको आप ऐसे समझोगे, जब आगे पढ़ोगे ना ऑटोमेशन तक पहुंचोगे वहां समझ जाओगे। जैसे मैं राउटिंग स्विचिंग पढ़ा रहा हूँ तो वहां भी दो चार एग्जांपल आएंगे तब मैं क्वेश्चन समझा सकता हूँ, अभी तो नहीं एकदम से बता सकता कि इससे क्वेश्चन क्या आएंगे। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसके बाद मैंने फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। जो एरिया को एक्सप्लेन करते हैं कि कितने बड़े एरिया में आपका नेटवर्क बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, देन लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये सारे नेटवर्क्स क्या बताते हैं? स्ट्रेंथ, कितने बड़े यूजर्स बेस बना सकते हैं आप। पैन यूजर्स दो चार डिवाइसेस का होता है, नॉट यूजर्स।
तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हम डिवाइसेस के साथ बनाते हैं, 4-5 डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट कर रखे हैं। उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हमें यूजर बेस बनाना है बहुत बड़ा, तो हम लैन नेटवर्क पे आते हैं। इस लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट करते हैं। Just 1 minute। सर ये ऐसा क्यों दिखाती है स्क्रीन मल्टीपल है। आप जैसे आप मेन उस पे जाओ वाली स्क्रीन पे हाँ, तो मल्टीपल स्क्रीन आ जाते हैं कि और एक स्क्रीन पे सेकंड चल रहा है हाँ ये ये क्यों लूप होता बन रहा है ना है सो तब क्यों इसलिए, होता है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड मेरी कर ही रहा डिस्प्ले, है यस मैंने क्या शेयर कर रखा है मुझे दिखाई देगा। अब मैंने वही शेयर कर रखा है जिस पे शेयर करना है, तो वो तो कॉपी में ही दिखाएगा ना। ओवरलैप होते होते वो खत्म दिखेगा ठीक है, तो लूप पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, लूप आएगा आगे, बहुत आएगा लूप। एक लूप को प्रिवेंट करने के लिए बहुत खर्चा किया जाता है इंटरनेट पे, बहुत ज्यादा। लूप समझते हो? दो केबल ली, इस पोर्ट से इस पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया, आगे दोनों पोर्ट पे मैंने एक ही केबल कनेक्ट कर दी, लूप बन जाएगा पूरे स्विच के अंदर। मतलब ये समझ लो नेटवर्क बंद, अगर मैं सिर्फ दो केबल बना के यहाँ कनेक्ट कर दूं, मेरा वाईफाई चलना बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा। पता है क्यों बंद होगा? वो एक्सेस नहीं दे पाएगा बाहर वाले इस डिवाइस को वो अंदर ही अंदर घूमेगा अंदर टाइप ऑफ ट्रैफिक पढ़ाए थे क्या मैंने? नहीं पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे, आज पढ़ लो। ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। पूरे इंटरनेट पे ना जो ट्रैफिक सर्कुलेट होते हैं उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पता है ये बात आपको? चलो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप किस तरह का डेटा फॉरवर्ड करते हो, तो नॉर्मली मुझे पता है आप क्या बताओगे, रूटीन डेटा ही बताओगे। रूटीन डेटा और नॉर्मल डेटा, अदर डेटा में डिफरेंस पता है आपको? रूटीन डेटा किसे कहते हैं? आप सुबह उठ के व्हाट्सअप चेक कर रहे हो, इंस्टा चेक कर रहे हो, सोशल मीडिया देख रहे हो, या कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, ये सब क्या है? रूटीन डेटा। लेकिन इंटरनेट पे सिर्फ यही एक डेटा नहीं फॉरवर्ड होता है, ठीक है। जो नॉर्मल एक्सेस डेटा के अलावा भी टाइप ऑफ डेटा है। तो डेटा को ना यहाँ प्रोनाउंस किया जाता है प्लेन्स के नाम से, ठीक है। इसको प्लेन्स कहा जाता है। प्लेन्स ऑन राउटर मतलब डेटा ऑन राउटर्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह की कैटेगरी रखी गई है डेटा की। तीनों कैटेगरी दिख रही है आपको? मैनेजमेंट प्लेन, ठीक है, कंट्रोल प्लेन और फॉरवर्डिंग या डेटा प्लेन। ये है आपका रूटीन डेटा। रूटीन डेटा समझ गए? फिर आता है सबसे पहले आता है मैनेजमेंट प्लेन। मैनेजमेंट प्लेन डेटा वो उस तरह का डेटा होता है जो एक्सेस या मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। मैनेजमेंट से रिलेटेड काइंड ऑफ ऐसे समझ लो, मैं ना इस राउटर का या इस स्विच का जो यहाँ पे रखा हुआ है उसका एक्सेस लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। और एक्सेस लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ टेलनेट पे क्लिक किया, ठीक है, और मैंने टेलनेट का आईपी दिया। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर करते ही मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ या उधर से एक्सेस आ जाएगा? ऑब्वियस है, जब तक मैं रिक्वेस्ट ना भेजू कोई एक्सेस नहीं आ सकता। तो मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी, ये भी तो डेटा राउटर के थ्रू स्विच पे जा रहा है, ये भी एक टाइप ऑफ डेटा हुआ या नहीं हुआ? हुआ, ठीक है, वो खुद एक डेटा है। रिक्वेस्ट गई, उधर से मुझे रिप्लाई आएगा और वो कहेगा पासवर्ड एंटर करो ऑथेंटिकेशन के लिए। मैंने पासवर्ड एंटर किया, ये पासवर्ड जाएगा वहां पे, ठीक है। उसने पासवर्ड वेरीफाई करके ओके कर दिया। बस यही बात है कि ट्रांसमिशन मिली सेकंड में चलता है, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा होता, बहुत फास्टली चल रहा होता। इसमें फिर मैं बहुत सारे एक्सेस करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो पहले वहां जा रही है वो कमांड, फिर वो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है वहां पे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एग्जीक्यूशन चल रहा हो, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ डेटा हुआ या नहीं हुआ? ये किस तरह का डेटा कहलाएगा यहाँ पे? मैनेजमेंट प्लेन डेटा, ठीक है। जो एक्सेस कॉन्फ़िगर करने से रिलेटेड होता है या फिर आपके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ओएस समझते हो ना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी ट्रैफिक होगा, जो अपडेट्स भेजे जाते हैं। क्या अपडेट्स आपने मांगे थे?
क्या आप रिक्वेस्ट करते हो अपडेट्स की, अपडेट अपडेट की अप्रोच सर्वर से आती है? सर्वर से आपके पास आती है। ठीक है। पैच अपडेट्स होते हैं, वो भी अपने आप ही होते हैं, कुछ तो एसेंशियल होते हैं, उसको आप रोक भी नहीं सकते, मतलब वो होंगे ही होंगे। इंटरनेट जहां मिलेगा वो खुद ही हो जाएगा। ठीक है। इसलिए विंडोज के साथ ये प्रॉब्लम है, हमेशा अपडेट होता रहता है। वो विंडोज में नहीं होता, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। बस विंडोज में ये प्रॉब्लम ये है कि आपको फ्रंट एंड पे ज्यादा दिखाई देता है इसमें। बाकी अदरवाइज होने को तो लिनक्स भी अपडेट्स होते हैं। ठीक है, उबंटू भी होता है, बहुत सारे टूल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब अपडेट्स होते हैं। इसका फ्रंट पैनल सामने दिखाता है कि इतने अपडेट्स चल रहा है, बार बार रीस्टार्ट मांगता है। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन के लिए रीस्टार्ट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि विंडोज बाय डिफॉल्ट जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल। तो ग्राफिकल ऑपरेशनल तभी होता है जब उसको रीस्टार्ट करके दोबारा से री एग्जीक्यूट करो। और बाकियों में क्यों क्यों दिक्कत नहीं होती रीस्टार्ट करने की? सीएलआई बेस होता है, वो एग्जीक्यूट कर जाते हैं कमांड देके बैकग्राउंड। ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। फिर आता है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। अब ये आप जनरेट नहीं करते। ये होता क्या है कि एक स्विच, ठीक है, दूसरे स्विच को ऑटोमेटिकली कुछ डेटा फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा। इसमें आपका इंटरफेरेंस है ही नहीं। मैं ये भी दिखा देता हूँ लाइव आपको, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा। ये दो स्विच कनेक्ट किए, जीरो स्विच वन। अभी देखो मैं इनका ट्रांसमिशन स्टार्ट करूंगा, जबकि मैंने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं की इसमें, सिर्फ वायर कनेक्ट करी है। वायर कनेक्ट करने के बाद देखो दोनों ऑटोमेटिकली अपने आप को एक डेटा शेयर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे लूप अवॉइड करने के लिए, और नेबर स्विच की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इंफॉर्मेशन क्यों दी जाती है? ताकि अगर स्विच जीरो को कोई ऐसे डिवाइस पे फॉरवर्ड करना हो जो कि स्विच वन पे अवेलेबल है, तो स्विच जीरो को पता तो होना चाहिए ना कि स्विच वन पे है भी या नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? स्विच वन देगा स्विच जीरो को। तो ये इन्फॉर्मेशन हर दो डिवाइसेस के बीच में चलती है, राउटर टू राउटर के बीच में भी, राउटर टू स्विच के बीच में भी, और स्विच टू स्विच के बीच में भी। ठीक है। हर नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे को इन्फॉर्म करता रहता है कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या किस किस पे प्रॉब्लम है, किस किस में नहीं है। नहीं, वो एक अलग चीज है। ठीक है। यहाँ राउटर टू राउटर और स्विच टू स्विच की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। तो नेटवर्क डिवाइसेस जो आप डेटा शेयर करते रहते हैं बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है, जो कि उस नेटवर्क को रन कराने के लिए जरूरी है। ठीक है। ऐसा ट्रैफिक क्या कहलाएगा? कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। ठीक है। और ये कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका लेयर टू और एक होता है लेयर थ्री। ठीक है, बहुत आसान है इसको समझना। लेयर टू जो मैक एड्रेस से रिलेटेड ट्रैफिक होगा, जिसमें प्रायोरिटी मैक एड्रेस को दी जा रही है, इसके बेस पे वेरीफाई चेकिंग की जा रही है। लेयर थ्री जहाँ पे आईपी बेस प्रायोरिटी दी जा रही हो, आईपी के बेस पे चेक किया जा रहा हो, या आईपी लेवल का कोई डिवाइस हो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे स्विच काम करता है और यहाँ पे राउटर। क्योंकि दो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों डिवाइस के बिना आपका नेटवर्क नहीं चल सकता। अब जब मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ ना कि इन दो डिवाइस के बिना नेटवर्क नहीं चल सकता, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आपस में रिप्लाई आता है, सर हम तो स्विच यूज ही नहीं कर रहे हैं। है ना? यही कहोगे ना, आपके घर में थोड़ा स्विच लगा हुआ है, आप तो सिर्फ राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट करके चला रहे हो। तो आपको शायद नहीं पता है, आपका राउटर ही स्विच का काम परफॉर्म कर रहा है। बेसिक क्वेश्चन है सर, राउटर स्विच में मेन डिफरेंस क्या होता है? आ, यूज नहीं करते, मुझे आइडिया नहीं है क्या हम्म, अच्छा। चलो मैं बता देता हूँ। इस वर्ड का मतलब समझते हो? हम्म। इंटर नेटवर्किंग नहीं समझते? बताओ। कनेक्शन हो किसी भी तरीके से, मतलब नेटवर्क आपस में कनेक्शन डिवाइसेस का नहीं, नेटवर्क। नेटवर्क कैटेगराइज कैसे किया जाता है, किस बेस पे? ठीक है। इसको समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? इसलिए नहीं समझाया अभी तक मैंने राउटर आपको। ठीक है।
और वैसे बता देता हूँ फिर भी, ताकि आपका एक रफ आइडिया हो जाए। एक राउटर जो होता है, राउटर पे अवेलेबल होते हैं इंटरफेसेस, ठीक है। राउटर जो ओरिजिनली प्रॉपर राउटर होगा, उसका हर एक इंटरफेस इंटर नेटवर्किंग करने के लिए एलिजिबल होता है। यू गॉट माय पॉइंट, समझ गए यहाँ तक? इंटर नेटवर्किंग मतलब उसका हर एक इंटरफेस अलग अलग नेटवर्क पे ही चलेगा, ये ऑप्शन नहीं, मैंडेटरी है। और आपके घर में जो राउटर्स लगे होते हैं, जिन्हें होम राउटर्स कहते हैं, उनके सभी इंटरफेस होते हैं स्विचेबल इंटरफेस। इसलिए उनमें आप चाहे किसी भी इंटरफेस से केबल कनेक्ट करो, आपको आईपी एक ही रेंज की मिलेगी। यहाँ आप अलग अलग इंटरफेस से कनेक्ट करोगे, हर इंटरफेस पे अलग अलग आईपी एड्रेस मिलेगा। अब आईपी अलग कैसे, यही नहीं पता आपको, तो मैं कितना समझा दूंगा उसके बाद। तो वो क्लासेस और पूरा नेटवर्क होस्ट ये सब का कॉम्बिनेशन और सबनेट मास्क क्या होता है, ये क्लियर करने के बाद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लास्ट टॉपिक यही चल रहा था ना। चलो, ये तीनों तरह के ट्रैफिक समझ में आ गए। से एक पॉइंट और बता देता हूँ, इंटरनेट का टोटल 50% बैंडविड्थ ये कंज्यूम कर रहे होते हैं, बाकी का 50% आपको मिलता है। समझ गए? समझ गए ना पक्का? अगर मैं कहूँ कि किसी की स्पीड है 100 Mbps, तो उसको एक्चुअल में उस पीसी को स्पीड कितनी मिलेगी अगर उसकी 100 Mbps होता? हाँ जी, पहले इसका एग्जैक्टली हाँ, ये 100 Mbps मेगा बिट पर सेकेंड है, ये 5 MB/s है। और बिट और बाइट में डिफरेंस मैं 2 बार बता चुका हूँ। नहीं ना, पहले आप इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 50। तो 50 को फिर 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 8 बाइट में कितने होते हैं, एक 8 बिट में एक बाइट होते हैं भाई। 1 बिट, सॉरी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो इसके अकॉर्डिंग 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर? मैंने ये क्यों लिखा, पता लग गया? सही है ना ये? इसलिए आप जब 100 Mbps करते हो ना, तो टोटल कितनी स्पीड आएगी मोस्ट टू मोस्ट आपकी? 6-7 की स्पीड आसपास आएगी, इससे ज़्यादा नहीं। और कहीं को 10 Mbps आती है, तो आईएसपी आपकी स्पीड को ना वेरिएबल रखता है, फिक्स नहीं रखता कभी भी। आपको पता है ये बात? फिक्स कभी हो ही नहीं सकती नॉर्मल कनेक्शन में, सिर्फ लीज लाइन में स्पीड फिक्स होती है। अच्छा ये बताओ कि अभी आपकी स्पीड 100 Mbps है, तो कभी 150 Mbps भी आ रही है, लेकिन कभी 80 Mbps और 50 Mbps भी आ रही है। लेकिन लीज लाइन जो होती है ना, अगर 100 Mbps है तो 100 Mbps की ही फिक्स लेंथ स्पीड रहेगी। सर्किट स्विचिंग की वजह से होता है ना, उसका फिक्स इंफ्रा होता है। नहीं 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 नहीं, आईएसपी इसको फिक्स करता है स्ट्रेंथ को, और वो ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क होता है। स्पीड को फिक्स करने की नीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, क्लाइंट एंड पे या सर्वर एंड? सर्वर एंड। क्योंकि उनको एक रीजनेबल अमाउंट में फिक्स स्पीड चाहिए, ना ही कम ना इससे ज़्यादा। क्यों उन्हें चाहिए फिक्स, और हमें क्यों नहीं मिल रही, और हमें क्यों होनी चाहिए? देखो, आपकी वेरिएबल इसलिए रख रहा है क्योंकि आईएसपी को पता है कि उसको 1 GB की स्पीड में आप जैसे टोटल 15 यूजर चलाने हैं, और सबको उसको 100 Mbps का प्लान देना है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मैं 100 × 15 करूंगा तो कितना आएगा? 1.5 GB आएगा ना, 1.5 GB आएगा, इतना तो समझते हो, एमबी और जीबी इन सब में फर्क। तो ये कैसे फिर 15 यूजर चला रहा है, सबको 100 देके 1 GB में? नहीं 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 नहीं, स्पीड कम नहीं देता, स्पीड सबको 100 Mbps ही रखता है, बल्कि कई बार ज्यादा भी आ जाती है। क्योंकि एक चीज बताओ, अगर आप सभी को मैं वाईफाई से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, आप क्या वाईफाई की सभी के सभी जितने भी यूजर्स है, सभी फुल स्ट्रेंथ के साथ वाईफाई को यूज करोगे? कोई कोई यूट्यूब देखेगा, कोई फेसबुक करेगा देखेगा, कोई इंस्टा देखेगा, कोई डाउनलोडिंग करेगा, तो सब फुल स्ट्रेंथ के साथ यूज नहीं करते। ये बात आईएसपी को नहीं पता होगी? ये बात तो वो भी जानता है ना, कि मैं अगर इनको स्पीड दे भी दूं, तो ये लोग कभी भी फुल स्ट्रेंथ के साथ बैंडविड्थ को कंज्यूम नहीं कर पाए। कभी तो ऐसा समय आता था सभी एक ही कनेक्शन। हाँ, तो फिर उन्होंने इसके लिए ही तो नेटवर्क ऑपरेशनल वाला बंदा रखा होता है।
उन्हें पता है न्यू ईयर पे सारे बैठ के देख रहे होंगे। हाँ। उन्हें पता है कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो सारे लगे होंगे इंडिया स्पेन हॉटस्टार पे, तो लाइन क्लियर कर देते हैं उस टाइम पीरियड के लिए। बट उस टाइम पीरियड के लिए ना, हम्म, वो साल भर में 5 दिनों के अलावा हाँ। उन्हें जरूरत ही नहीं है फुल स्ट्रेंथ देने की। तो फायदा आईएसपी को होता है नहीं हो रहा। यस सर। इसलिए आईएसपी 10 जीबीपीएस में 100 कनेक्शन भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है। रिक्वायरमेंट। दिक्कत तब आती है जब यूज केस हेवी है। ठीक है, यूज बहुत ज्यादा है। अब दिल्ली जैसे शहर में ये करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि सबके घर में स्मार्ट टीवी लग रहे हैं। हाँ। स्मार्ट टीवी चलेगा तो फिर एचडी क्वालिटी में डेटा ट्रांसमिशन होगा, तो हाई बैंडविड्थ चाहिए चाहिए। हाई बैंडविड्थ कंजप्शन होगा, और हाई बैंडविड्थ कंजप्शन होगा एक ही उस पर कैसे ऑपरेट करोगे इतना ज्यादा। मतलब 1 जीबीपीएस में आप 15 यूजर्स या 20 यूजर्स कैसे चलाओगे। रिक्वायरमेंट तो सब। फिर उसको देनी ही पड़ेगी इतनी स्टार। ठीक है। तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, इसलिए इंटरनेट स्पीड एरिया वाइज अलग अलग मिलेगी आपको, और वैसे भी अलग अलग देने पड़ेंगे आपको। तो वहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है ना यूजर्स की, वहाँ यूजर्स ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ मैंने एक वाईफाई लगा रखा, बहुत ज्यादा आप कनेक्ट हो जाओगे, उससे ज्यादा तो नहीं कोई कनेक्ट है। ठीक है, और उससे ज्यादा ऑप्शनल भी नहीं है। तो इन सब तरीकों से ये सारी चीजें यूज हो रही थी। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड आईएसपी एनवायरनमेंट। ठीक है, आईएसपी अगर मैं सिर्फ ये समझ लो, जब हम सीसीएनए कर लेते हैं ना, तो आईएसपी का कोर्स ही अलग से पूरा, कि सिर्फ आईएसपी कैसे काम करे। डेटा सेंटर का कोर्स अलग है, डेटा सेंटर में बैंडविड्थ लोड बैलेंसिंग कैसे होगी उसका अलग ही चलता है। नेटवर्क आर्किटेक्ट का अलग है, जो पूरी लील लाइन बनाता है, उसका अलग है पूरा कोर्स, जो सीसीएनपी और सीसीआई में हम पढ़ते हैं। तो बहुत हाई लेवल मैनेजमेंट होता है, लेकिन सब में एक प्रॉब्लम अब आ गई है। पुराने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अब कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, ऑटोमेशन। अब ये एसेंशियल हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। क्यों यार, इस एरिया में मान लो 50 राउटर लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे, मुझे सबको कॉन्फ़िगर करना, सब पे जा जाके कॉन्फ़िगर करेंगे, इज दैट पॉसिबल। तो ऑटोमेट कर दिया, सब पे एपीआई लगा। एपीआई समझते हो, एपीआई एक अटैचमेंट होता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सब उसको उस सीएलआई बेस्ड जो भी डिवाइस होगा उसके साथ अटैच कर दिया, और उस एपीआई को कनेक्ट कर दिया सर्वर से। ठीक है, अब मैं जब भी सर्वर को एक्सेस करूंगा, मैं 50 राउटर का एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं एक ही जगह बैठे बैठे सारे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को वो अटैच करना भी आना चाहिए एपीआई को, जिसमें कोडिंग भी आ जाती है। ठीक है, और कॉन्फ़िगर करना तो आना ही चाहिए, टोपोलॉजी समझ में आनी चाहिए। तो मतलब अगर मुझे पढ़ाना है किसी को, तो उसी पर्सपेक्टिव से ही स्टार्टिंग से बिल्ड करके पढ़ाना पड़ेगा ना, कि ऐसे मिलेगा हार्डवेयर स्ट्रक्चर। तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ सिलेबस के अलावा, कि ऐसे ही चल रहा है नेटवर्क करंटली। अच्छा, अब पहले क्या था ना, कि नेटवर्क में 3 लेयर्स होती हैं, एक्सेस, कोर, एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन और कोर। ठीक है, एक्सेस लेयर क्या होगी, आपका राउटर, आप ये एक्सेस लेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कैटेगरी कौन सी होती है, जो एज राउटर्स लगे होते हैं बीच में, जहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ट्रैफिक। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और कोर लेयर कौन सी होती है, जहां आईएसपी ने अपना मेन सेंटर रखा होता है। ठीक है, वो कोर हो गया हमारा, जिसको बेस कहेंगे, बैकबोन कहेंगे पूरा इंटरनेट का। तो पहले बैकबोन हुआ करते थे ऑटोमेशन पे, फिर उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऑटोमेट करा, और अब एक्सेस भी ऑटोमेशन पे है, और आप भी यूज कर रहे हो। कैसे पता है, एयरटेल का ऐप डाउनलोड करके राउटर को एक्सेस कर सकते हो, जियो का ऐप डाउनलोड करके राउटर को एक्सेस कर सकते हो, राउटर का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, देख सकते हो कितना यूजर कनेक्टेड है। हाउ इज दिस पॉसिबल, आप तो कहीं और बैठे हो, आपको कैसे मिल जाएगी। और वहां से आप किसी को ब्लॉक और अलाउ भी कर सकते हो। ये सब चीजें कैसे हो पा रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी राउटर जो यहाँ रखा हुआ है, ये भी क्या हो रखा है, ऑटोमेट हो रखा है। समझ गए आप। ठीक है, इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आप ये चीजें करंटली देख भी रहे हो। हाँ बिल्कुल। अब तो आईएसपी को पता है कि उसे इंटरनेट प्रोवाइड कराना है, तो क्या कर रहा है, कि इन ग्राउंड लाइनें बिछाना शुरू कर दी है। इन ग्राउंड लाइन समझते हो ना, ग्राउंड से लाइन गई, बस खंबे पे एक पॉइंट लगा देंगे। उन्हें पता है कि इस गली में कोई ना कोई कनेक्शन लेने आएगा ही। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एयरटेल वालों ने या उसने, वो किसी और कंपनी ने बिछाई है, कोई तीसरी कंपनी है। अब एयरटेल वाले कहेंगे कि भाई मुझे इस गली में एक कनेक्शन देना है, तो कहेगा भाई मेरे इस गली के अंदर बाहर से यहाँ तक का कनेक्शन, आप एक पॉइंट उधर से जोड़ लो, दूसरा पॉइंट इधर से जोड़ लो, मुझे इतना रेंट देते रहे। एक्चुअल में इसके लिए कोई अलग ही कंपनी बनाई इंडस टावर है। हाँ वो ये काम करती है और इसका स्टेक तीनों के पास है, एयरटेल के पास भी है, जियो के पास भी है, और एक तो वोडाफोन के पास हाँ, तो ये चल रहा है। की बनाई है।
ये बहुत पहला सेटअप है। हाँ, ये बहुत पहला का सेटअप है, बहुत पुराना सेटअप है, बहुत पहले से चल रहा है ये। बस अब थोड़ा सा ज्यादा नीड अब ज्यादा हो गई है ना, क्योंकि घर घर तक वाईफाई पहुंच गया, पहले तो था नहीं इतना वाईफाई कनेक्शन। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये लाइन का कॉन्सेप्ट ऐसे ही चल रहा है। चलो, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई है ना। अब ये भी, जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, पढ़ा रहा हूँ, सब ना डायरेक्ट यूज नहीं आते हैं। क्या होगा कि बीच बीच में आएंगे। एकदम से यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये देखो यहाँ पे कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक चल रहा है, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक क्या था, मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स ही होगा, तो आपको वही रिलेट करना पड़ेगा, हाफ डुप्लेक्स वन वे, मतलब टू वे ट्रांसमिटर बट नॉट साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे नहीं ऑपरेट हो सकते, तो ये खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सब शेयर हो जाएगा आपके साथ। चलो, तो ये लैन वैन सब ना यही डिफाइन करते हैं कि यूजर बेस कितना बड़ा हो सकता है आपका। लैन नेटवर्क में भी दो होते हैं, मैनेजेबल नेटवर्क होता है, एक नॉन मैनेजेबल नेटवर्क होता है, जिसको हम सोहो और एंटरप्राइज नेटवर्क, ये भी लिखवाया था ना आपको, सोहो नेटवर्क और एंटरप्राइज नेटवर्क नहीं लिखवाया था। लैन टू पार्ट में डिवाइडेड है, लिख लो ये, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ ये। लैन टू पार्ट में डिवाइडेड है, एक सोहो नेटवर्क होता है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क, ये भी लिख देता हूँ मैं। और दूसरा होता है इंटरप्राइज। सोहो नेटवर्क ना आपने बहुत देखा है, घर के अंदर छोटे मोटे ऑफिस के अंदर, ये सब क्या सोहो नेटवर्क ही ऑपरेशन है। क्यों नीड नहीं है, क्यों नीड नहीं है भाई, 10-12 यूजर्स के लिए वो थोड़ा पूरा मैनेजमेंट बनाएंगे, 50,000 का एक स्विच खरीद के लाएंगे, जबकि उनका काम 2,000 के राउटर से चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो उन्हें पूरा मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब बात आप करते हो 100 यूजर्स की, 500 यूजर्स की, एक कंपनी के अंदर इतने यूजर्स हैं, वो सारे यूजर्स तो एक ही काम तो नहीं कर रहे होंगे, कम एक ही कंपनी के लिए तो काम कर रहे हैं, बट एक ही टास्क तो नहीं होगा ना उनका, सबका इंडिविजुअल अलग अलग टास्क होगा। ठीक है, सेल्स वालों का सेल्स का काम होगा, मार्केटिंग वालों का मार्केटिंग का, अकाउंट्स वाले का अकाउंट्स का मैनेजमेंट का काम होगा। तो सबका अपना अपना टास्क डिफाइंड होगा। तो टास्क जैसे डिफाइन होगा तो उनका डेटाबेस भी डिफाइन होगा। अब जो अकाउंट वालों का डेटाबेस है, तो थोड़ी ना यूनिवर्स उस नेटवर्क में सबके लिए एक्सेसिबल होगा। समझ रहे हो ना। तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर मैनेजेबल बनाना पड़ेगा ना। ऐसे डिवाइसेस लगेंगे वहां पे, ऐसे स्विच ऐसे राउटर्स वहां पे लगेंगे कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, एक फायरवॉल लगेगा जो पूरा मैनेज करेगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो फायरवॉल उनको पूरा मैनेज करेगा। इन यूजर बेस्ड सिक्योरिटी होगी, नेटवर्क बेस्ड सिक्योरिटी होगी, दोनों में डिफरेंस समझते हो। यूजर बेस्ड सिक्योरिटी के लिए हम एंटीवायरस टूल्स वगैरह यूज करते हैं, और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम फिजिकल फायरवॉल यूज करते हैं, दोनों फायरवॉल ही हैं, बट एक सॉफ्टवेयर बेस है यूजर बेस वाला, और एक हार्डवेयर बेस है जो नेटवर्क बेस फायरवॉल था, पूरे नेटवर्क की प्रोटेक्शन के लिए। ये आप आगे पढ़ोगे नेटवर्क डिवाइसेस में आगे। ठीक है, तो इस तरह का जो नेटवर्क बनता है वो इंटरप्राइज नेटवर्क होता है। आगे चल के जो आप सिस्को पैकेट एक्सप्लोर बनाना सीखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो मैनेजेबल नेटवर्क बनाना ही सीखोगे, कि कैसे नेटवर्क को मैनेज किया जाता है थ्रू राउटर थ्रू स्विचेस। ओके, अब इसका यूजर बेस जो होता है मिनिमम 10 यूजर्स का भी हो सकता है, मैक्सिमम 100, पूरे लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, 100 और 500 का भी हो सकता है। और एरिया की बात करते हैं, इस रूम पे, इस फ्लोर पर, इस पूरी बिल्डिंग में हम लैन नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे और ऐसी और बिल्डिंग्स को आप कनेक्ट करके एक सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट बनाना चाहोगे, तो वो नेटवर्क क्या बन जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, जहाँ का यूजर बेस बढ़ जाएगा, 5,000 टू 10,000 तक यूजर बेस हो सकता है। और वहां पे नेटवर्क जो होगा ना, कॉम्बिनेशन होगा मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल नेटवर्क का। ठीक है, बहुत बड़ा इन्वायरमेंट नॉन मैनेजेबल भी होगा, और बहुत बड़ा इन्वायरमेंट मैनेजेबल भी होगा वहां पे, जैसे एक यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स का पूरा इन्वायरमेंट चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, वो नॉन मैनेजेबल होगा, उन पे बस लिमिटेड कुछ चीजों के लिए पॉलिसी लगी होगी। लेकिन एक पूरा जो डिपार्टमेंट बना होगा, जहाँ पे अलग अलग यूजर बेस होंगे, ठीक है, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी, तो सारे डिपार्टमेंट क्रिएटेड होंगे, उनके सर्वर्स अलग होंगे, उनका डेटाबेस अलग होगा, उनकी एग्जाम डेट्स जो अपडेट्स होंगे वो अलग होंगे, वो सब पैनल पे अपडेट होते हैं ना वेब सर्वर्स पे। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैथ्स वाला बंदा केमिस्ट्री के एग्जाम्स की डेट शीट अपडेट कर रहा हो, वो नहीं कर सकता ना, वो जो डिपार्टमेंट में होगा वही करेगा।
तो ये चीजें वहाँ स्पेसिफाई की जाती हैं मैनेजेबल के थ्रू। यूजर बेस बढ़ जाता है, लेकिन स्टिल दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ही नेटवर्क क्या है अभी भी सेंट्रलाइज है। एक सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होंगे, लैन नेटवर्क भी और कैंपस एरिया नेटवर्क भी। तो यहाँ तक तो पॉसिबल था, लेकिन इससे बड़ा यूजर बेस बनाना, एक सेंट्रलाइज बनाना पॉसिबल नहीं था सेंट्रलाइज नेटवर्क बनाने के लिए। आप इससे बड़े स्केल पे नहीं जा सकते। तो फिर हमने क्या किया, इंटरकनेक्टिविटी मेथड यूज किया, और ऐसे इंटरकनेक्टिविटी हम पूरे शहर को जब कर देते हैं तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला है। ठीक है, जहाँ का यूजर बेस जो होता है लाखों से करोड़ों में हो सकता है। तो इतने बड़े यूजर बेस का डेटा एक डिवाइस से पास आउट तो हो नहीं सकता। तो कैसे किया जाएगा, इंटरकनेक्टिविटी। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से। और उस इंटरकनेक्टिविटी के थ्रू डेटा शेयरिंग की जाएगी, जिसमें किसी एक पार्टिकुलर डिवाइस पर लोड नहीं पड़ रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है। इसका यूजर बेस बहुत बड़ा हो सकता है, रेंज बहुत बड़ी हो सकती है, 100 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसी का अगर हम ग्लोबल लेवल पे एग्जांपल ले लेते हैं तो उसी को क्या कह देते हैं, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसमें सब कॉन्टिनेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड के थ्रू ही होती है भाई, वायरलेस तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, केबल तो दिखाई थी ना मैंने, याद है ना, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि पूरी ग्लोब हमारी जो कनेक्टिविटी है वो किसके थ्रू है। ये है पूरा वायर का ओरिजिनल स्ट्रक्चर। लेकिन वायरलेस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट बहुत कम, क्योंकि 5% हुआ है इस 10 साल के अंदर, 5%। ठीक है, जिसमें से 3% पहले से ही था। तो इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये है हमारा पूरा वायर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो पता नहीं ये पेज ही पूरा अपलोड होने में टाइम लगा रहा है। केबल से नहीं दिख रही इनमें तो, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो आप, सबमरीन केबल। ये देखो, ये ओरिजिनली हमारा ये है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, ये जितने भी आपको दिखाई देते हैं ना ये वायर्ड वाले, ओरिजिनली ऐसी ही है, ऐसी ही वायर्ड कनेक्टेड है पूरा ग्लोबली हमारा। ठीक है, जो बड़ी बड़ी हाई है फाइबर केबल्स होती है उनके थ्रू चल रहा होता है ट्रांसमिशन। ये केबल इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ना कि इसमें वेंडर्स दिखाई देते हैं। हाँ, ये आ गया। यही है वो ग्लोबल आईएसपीज जिन्हें कहा जाता है, ग्लोबल आईएसपी। लोकल आईएसपी और ग्लोबल आईएसपी समझते हो, नहीं समझते? अच्छा, आप थे क्लास में ना, जो नहीं आए तो उनकी बात कर रहा हूँ। लोकल आईएसपी ग्लोबल आईएसपी में डिफरेंस ये होता है, जैसे हम जिससे कनेक्शन लेते हैं वो लोकल आईएसपी होते हैं, और जिनसे आईएसपी या बड़ी बड़ी कंपनीज कनेक्शन लेती हैं वो होते हैं ग्लोबल आईएसपी। इन्हें ग्लोबल वेंडर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और उन वेंडर्स ने आपस में अपनी लाइनें बिछा रखी होती हैं ग्लोबली, बहुत सारे दूसरे वेंडर्स के साथ। ठीक है, तो ये पूरा एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम ही होता है जिनमें ये सारे चल रहे होते हैं, और हर एक लाइन पे बहुत सारे ओनरशिप होती है। एक पार्टिकुलर लाइन जो मिलेगी आपको, उस पे कम से कम नहीं तो 10 कंपनियां ओनर होंगी। जैसे यहाँ मैं दिखाऊं आपको, ये देखो एक केबल है, इस एक केबल की ओनरशिप देखो कितनी कंपनीज के पास है। ठीक है, बहुत सारी जिन जिन कंपनी, फ्रांस से लेकर के इस मलेशिया तक में जिन जिन के कंट्रीज के थ्रू जा रही है, उन वहाँ की कंट्रीज के पास इसकी ओनरशिप रहेगी। तो ऐसे चल रहा होता है पूरा। अब इन कंट्रीज में से किसी को भी इनसे लीज लाइन लेनी है तो ले सकते हो। ठीक है, हाँ, उस जितना एरिया इन्होंने परचेज किया उस एरिया में ही वो लाइनें दे सकते हैं, और उस एरिया की लाइन का प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उस कंपनी के पास होगी। वो आपको लग रहा हो बहुत करोड़ों में कॉस्ट जाती है इनकी सिर्फ मेंटेनेंस की,
एक लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए अगर आप ग्लोबल आईएसपी से लाइन लेते हो तो मिनिमम आपका स्टार्ट ही 1.5-2 लाख से होता है, और हाईएस्ट तो 30-50 लाख तक जाता है मंथली चार्जेस जो इंटरनेट के होता है। ठीक है। लेकिन इनकी जो केबल स्पीड होती है ना, अगर आपको मतलब आप ग्लोबल आईएसपी से एक लीज लाइन परचेज कर रहे हैं एज अ कंपनी, ठीक है, तो उनकी केबल की स्पीड मिनिमम 60 Gbps और मैक्सिमम 260 Gbps तक मिलती है। ध्यान रखना, मैं इंटरनेट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं केबल स्पीड की बात कर रहा हूँ, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं समझाता हूँ कि फाइबर ऑप्टिक केबल अप टू 400 Gbps तक प्लस उससे स्पीड प्रोवाइड करा सकता है, तो वो इंटरनेट की स्पीड नहीं हुई, वो फाइबर केबल की स्पीड हुई। ठीक है। हाँ, वो उसकी स्पीड, क्योंकि इंटरनेट डिफाइन करता है आपके पीसी से जो सेशन स्टार्ट हुआ है वहां से सर्वर, और सर्वर से वापस रिवर्स, इस पूरे एक्सेस को कैलकुलेट करके इंटरनेट की स्पीड बनाई जाती है। अब इस पर डिपेंडेंसी किस पे है? आपके पीसी के अंदर 10 चीजों पे डिपेंडेंसी है। पहले पीसीजी का प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। फिर एनआईसी, एनआईसी के अंदर उसकी खुद की बैंडविड्थ होती है पोर्ट की, ठीक है, उसकी स्पीड होनी चाहिए। फिर केबल की स्पीड होती है, केबल जिस पोर्ट पे कनेक्टेड है उसकी। फिर राउटर की खुद की एक स्पीड होती है, राउटर के पोर्ट की अलग स्पीड होती है, राउटर की स्पीड अलग होती है। फिर उसके आउटर पोर्ट की स्पीड अलग होती है। मतलब मैं एक ही पोर्ट पे, जैसे ये स्विच दिख रहा है, इस स्विच में देखोगे लास्ट में हमेशा 4 खाली पोर्ट नजर आएंगे, दिख रहे हैं? उस खाली पोर्ट जो है ना आपके चारों में, उनमें अप टू 1 Gbps की स्पीड मिलती है। और जितने बाकी रिमेनिंग पोर्ट्स दिख रहे हैं RJ45 वाले, ये सब 100 Mbps पे काम करते हैं। तो सोचो एक डिवाइस पे ही दो दो स्पीड वाले मिल रहे हैं पोर्ट। ठीक है। जितने भी आप चाहे इवन राउटर में भी कोई खाली पोर्ट दिखाई दे आपको, तो वो समझ लेना हाई स्पीड पोर्ट होता है। ये खाली नहीं होता, इन पे एक डिवाइस लगता है एसएफपी। जितने खाली पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं इन पे लगता है एसएफपी। ये भी दिखा देता हूँ आपको। स्मॉल फॉर्म फैक्टर केबल कहते हैं। ये एसएफपी का फायदा क्या होता है? अब उस पोर्ट पर मैं जिस तरह की केबल कनेक्ट करना चाहता हूँ एसएफपी लगा के कनेक्ट। जैसे मुझे फाइबर कनेक्ट करनी है, तो मैं फाइबर वाली एसएफपी इसमें अटैच कर दूंगा, और उस पर फाइबर पोर्ट कनेक्ट करके फाइबर केबल कनेक्ट करके चला जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लैन कनेक्ट करनी है तो लैन वाली एसएफपी लगा दूंगा, जो नॉर्मल आपकी इथरनेट वाली केबल की एसएफपी होती है। ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है ना कि ये स्विच यूज कहाँ होगा। अगर सर्वर इन्वायरमेंट में यूज होगा तो वहाँ फाइबर लगाया जाएगा, सॉरी, डेटा सेंटर में होगा तो फाइबर लगाया जाएगा। सर्वर इन्वायरमेंट में होगा तो नॉर्मल केबल, इथरनेट केबल से भी काम चल जाएगा। ठीक है। हाई स्पीड की जरूरत किसको पड़ती है, डेटा सेंटर्स को या वेब सर्वर्स को? क्यों? क्योंकि वेब एक्सेस के लिए ज्यादा डेटा हाई स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब आपका कुछ एमबीपीएस में ही काम चल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप डेटा सेंटर की बात करो तो वहां तो डेटा सेव होना है ना, 1 GB 10 GB डेटा सेव करोगे, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों ही हाई स्पीड में होगी। सो दैट्स वाई रीजन डेटा सेंटर्स को हाई बैंडविड्थ कंजप्शन की जरूरत पड़ती है कंपेरेबली वेब सर्वर्स। ठीक है। अच्छा सर, एक मिनट लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके सर। सो मॉर्निंग गाइस एवरीवन, कैसे आप लोग? डेटा सेंटर में नेटवर्किंग वाले अलग होते हैं, बताया तो था। बहुत बड़ा होता है। डेटा सेंटर्स में जो नेटवर्किंग वाले होंगे, डेटा सेंटर सीसीएनपी डेटा सेंटर होता है, कोर्स होता है पूरा। हाँ, तो वो करना पड़ता है। लेकिन सीसीएनए सबके लिए एसेंशियल है। जब सीसीएनए साइबर सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, तो ये तो फिर भी आप नेटवर्किंग में ही जा रहे हो आप, तो सीसीएनए तब भी करना पड़ता है। इसकी एग्जाम की बात कर रहे हो ना, तो एग्जाम आपको पड़ता है अप्रोक्स अप्रोक्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अलग अलग मिल जाता है। ऑन एवरेज मान के चलो 35 या 30 तक मान के चलो। 33 मैंने लास्ट दिया था, तो 33,000 का एग्जाम होता है, वन सिंगल अटेम्प्ट। फेल हुए पास हुए जो भी होगा उससे। आर्किटेक्ट का डायरेक्ट नहीं कर सकते सीसीएल वगैरह? नहीं, बिना सीसीएनए के नहीं कर सकते। और सीसीएनपी, चलो एक बार अब तो सीसीएनपी ऑप्शन दे दिए कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट सीसीआई करने के लिए सीसीएनपी जरूरी है। ठीक है। सीसीएनपी का एग्जाम फीस आपकी मेरे ख्याल से 45,000 होगी, वो भी सिंगल अटेम्प्ट। तो साइबर सिर्फ एग्जाम होता था, इसमें कुछ मटेरियल वगैरह देते हैं?
ऐसे थोड़ा ना जाके एग्जाम दे दोगे, पहले 4 महीने अच्छा, पढ़ना एक पड़ता है। एक रूल निकलता है जैसे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, नेटवर्क इंस्टॉलेशन और ये तो सीएससी बेसिक्स वाले होते हैं। केएफसी गेट इंस्टॉलेशन, ये इसमें बेसिक्स, इंजीनियरिंग बस बेसिक नसी सीखने वाले होते हैं। हाँ, नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता, जैसे इंडिया में अगर हम बात करते हैं ना, सीसीएनए को इतना वैलिडेट किया नहीं जाता। बाहर देखो, मतलब आप वीजा अप्लाई करो और आप कहो कि मैंने नेटवर्क इंजीनियर का मुझे इतना एक्सपीरियंस और मैंने सीसीएनए का सर्टिफिकेशन ले रखा है, आपको प्रायोरिटी मिलेगी उसकी बेस पर। लोगों को पता ही नहीं है, जो लोग आईलेट्स वगैरह करके जा रहे होते हैं ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, ग्लोबल बहुत वैल्यूबल सर्टिफिकेशन होता है। अभी एक वैकेंसी निकली थी, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस और सीसीएनए में होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में तो बहुत नहीं, अब तो बहुत निकलने लगी गवर्नमेंट। लेकिन उसमें सीसीएनए मस्त लगे। अब तो ऑब्वियस है ना, सीसीएनए बेसिक्स में आता है, अगर ये भी मस्त नहीं मांग रहा है तो फिर। रेयर है वैसा, डिजायरेबल में मांगते हैं, एसेंशियल में नहीं, इसमें एसेंशियल में मांगते अच्छा, हैं 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए और धीरे धीरे और हो जाएगा। सीसीएनए, कॉमशाई प्लस, ये सब सर्टिफिकेशन सुना है आप लोगों ने? सीसीएनए के अलावा कॉमशिया, ये सब सुना है? हाँ सिक्योरिटी प्लस। कॉमशिया प्लस होता है, सिक्योरिटी प्लस होता है। नेटवर्क के लिए मेनली सीसीएनए को प्रेफर किया जाता है, और हार्डवेयर सीखना हो तो कॉमशिया। ठीक है, कॉमशिया में बहुत हार्डवेयर सर्टिफिकेशन उसकी बहुत है। डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए भी जो है, हाँ, तो जो आईटी सपोर्ट्स में जितना भी काम होता है वो कॉमशिया हैंडल करता है, और वो उसकी भी बहुत अच्छी अच्छी सैलरी पैकेज होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने नॉर्मली कॉरस्पॉन्डिंग से बीए कर रखी है, नॉट टेक ग्रेजुएट, कॉरस्पॉन्डिंग से बीए कर रखी है। उसने कॉमशिया का ए प्लस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला ट्रबल शूटिंग वाला वो होता है वो किया। उसने ए प्लस पॉइंट और करा, उसने फ्रेंच सीख ली इसके साथ। ठीक है, अभी गुड़गांव में ही काम कर रहा है, सपोर्ट पे ही काम कर रहा है। उसकी 80 के इन सैलरी फ्रेशर पे लगी था, 80 के इन पर मंथ। ठीक है, तो अब देख लो कितना फायदा मिल रहा है। लेकिन उसके साथ ये भी प्लस पॉइंट था ना, उसने फ्रेंच सीख ली, लैंग्वेज सीख ली है। ठीक है, तो इतना बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, उसमें A1 A2, हाँ, फिर B1 B2 ऐसे समथिंग करके होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सीख। थर्ड लेवल तक ही सीखी है, जिसमें वो नॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो बस उतने में उनकी जॉब लग गई आराम से। ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्डवेयर काम नहीं होता है, क्योंकि बाहर के यूजर्स को उन्हें बस टेक्निकल एस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना होता है, क्यों बंद हुआ, क्यों चालू होगा, ये कब कैसे चालू होगा, बस इतना ही। और इतना एक्सप्लेनेशन के सेट टीम है। ठीक है, कोई बर्डन नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मतलब जनरली ये होता है ना, सपोर्ट्स और कॉल सेंटर की जॉब में आपको ये देखने को मिलता है कि टारगेट और ये सब कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बस सपोर्ट। कॉल आया तो आया, वरना बैठे रहो। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हैं मार्केट के अंदर, और ये सब यही जॉब इन इन्हीं सब कोर्सेज के बाद ही बेसिस, ये बेसिक्स कोर्सेज के बाद ही लोग लेते हैं। ठीक है, बट इसमें एक्स्ट्रा स्किल रिक्वायर्ड है, मान के चलो अपने लिए मैंडेटरी। कोई भी एक स्किल्स के साथ, क्योंकि सिर्फ अगर मैं ये कहूँ कि सीसीएनए के बेस पे जॉब लग जाएगी, इम्पॉसिबल। ठीक है, क्यों? आप जैसे हजारों बैठे हैं, अब आपको उनको कंपटीशन देना है इंटरव्यू में, ये लिटरली जस्टिफाई करना पड़ता है आपको कि आप बाकी से अलग हो, आपको इनके साथ ज्यादा आता है। मतलब जैसे मैंने दिया था फर्स्ट टाइम जब टेक महिंद्रा में इंटरव्यू, तो मेरे बाहर बैठे हुए और भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे, मैं फ्रेशर गया था। मतलब 6 मंथ था, तो वो फ्रेशर ही काउंट किया जाता है। तो वहां लिटरली उन्होंने पूछा कि आपको हम क्यों हायर करें। तो आपको ये पूरा जस्टिफाई करना पड़ता है, कि मतलब फोर्सली बोलना पड़ा था मुझे कि मैं इनसे ज्यादा एलिजिबल हूँ, और इन इन एस्पेक्ट में हूँ। फिर उन्होंने क्वेश्चन भी पूछे थे उस एस्पेक्ट में, और फिर उन्होंने, मतलब ये बात मैंने साबित कर दी थी वहां पे कि हाँ ठीक हूँ इनसे ज्यादा। 7 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया था 10 में से, और वहां उनका रेशियो 5-5 पे ही रुक गया। तो इसने से फर्क पड़ गया। मतलब कि काम किया मैंने तो। क्या चाहिए होता है जैसे ये सर्टिफिकेट के अलावा क्या स्किल? अरे बहुत, और उनकी रिक्वायरमेंट, उनका काम होता है मेनली कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब वो तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, खुद कोई उनका सॉफ्टवेयर नहीं है, तो अब उन्हें काम कराना है इन डिवाइसेस के ऊपर। उन्हें डिवाइस स्पेसिफिक चाहिए। ठीक है, डिवाइस सबको आते थे जितने बैठे थे मीटिंग में। सोचो उसमें क्या एक्सप्लेन, मैंने बताया कि इसके अंदर ये चीजें भी कर सकते हैं, इसके अंदर और भी स्पेशली, और सब एक रात पहले पढ़ा था मैंने, एक्चुअली उनको कुछ भी नहीं काम कर रखा था। ट्रेनिंग नहीं देनी, उनको पका पकाया बनना चाहिए, उनका हाँ, काम क्या एग्जैक्टली है यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बस। इसलिए फ्रेशर्स, ये सुनते हो ना, फ्रेशर्स को कम सैलरी मिली है, जॉब नहीं, ये रीजन है। उन्हें बनना चाहिए कि डायरेक्ट आए और काम करना शुरू करें हमारे पास, हम नहीं सिखाना चाहते कुछ, एक्सेप्ट टीसीएस।
उसकी बात हो रहा है, अब पता नहीं जो भी होगा, लेकिन अभी तक तो यही था कि फ्रेशर्स को हायर लिखती थी, अच्छी खासी ट्रेनिंग देती थी, और इवन सर्टिफिकेशन कंपनी स्पॉन्सरशिप। अब तो ये बहुत कम हो गया, कुछ ही कंपनीज होती हैं जो ऐसे करवाती हैं। अभी भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, हम खुद करवाते कितनी कंपनीज के जो स्पॉन्सर सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, कंपनी से बैठे होते हैं लोग, यहाँ पढ़ रहे होते हैं। तो एआई काफी इम्प्रूव कर रहा है। अब कोड छाप लिख रहा है, सुपरविजन चाहिए उसको, हम्म, डिबगिंग चाहिए, बाकी कोड वो लिख सकता है अगर पूरा एक्सप्लेन करके। लेकिन फिर भी नेटवर्क कहीं नहीं जाएगा। कम हो जाएगी प्रेशर। जॉब्स कम होगी क्योंकि ऑटोमेशन के बाद ही जॉब्स कम हो गई है। इसलिए मैं आपके माइंडसेट में ये फिल करना चाहता हूँ कि आपको इस लेवल पे पढ़ाई करनी है। कई बच्चे ये माइंडसेट रेडी करके आते हैं कि मैंने एक कोर्स किया, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, चाहे आपको जो भी बोला हो यहाँ एडमिशन लेने से पहले, बट रियलिटी ये है कि जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी जितना आपने माइंड में बना लिया। बहुत एक क्रिटिकल पाथ है, इसको फेस पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसमें टेक्निकल में आपको एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। देखो, पढ़ लिया बस इनको ले लिया हो गया, भाई आपके जैसे ही पढ़ के गए हैं सारे, आप कैसे डिफाइन करोगे मैं ज्यादा जानता हूँ। तो फ्रेशर लेवल पे कंपनी एक्सपेक्ट करती है फुल स्टैक भी आना चाहिए, क्लाउड की भी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक जेन एआई भी आना चाहिए। अरे अब तो नेटवर्किंग पूछ रहे होते हैं वहां पे, मैंने देखा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हाँ, फ्रेशर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ओएसआई मॉडल पूछा हुआ है। हाँ वो तो पूछेंगे तो बीटेक बेसिक्स में आता है ना वो। बीटेक में पढ़ाया जाता है। नहीं, वो डेवलपिंग पोर्शन के लिए भी बेसिक्स में आता है ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल। तो इस वजह से वो पूछ रखा है। तो जब ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा तो आप लोग इसके लिए बहुत प्रिपेयर रहना। और इतनी सारी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आपको पढ़ाने की, एक्चुअल में वही समझाना है। क्योंकि अगर आप बुक उठाओगे ना तो वहाँ टॉपिक स्टार्ट ही मिलेगा टीसीपी मॉडल से। ठीक है, और लेकिन वो डायरेक्ट मैं समझा ही नहीं सकता कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं। इसके लिए मुझे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, फिर टोपोलॉजीज ये समझानी पड़ेगी। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। टोपोलॉजीज क्या बताती हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अलावा? तो ये बताती है लॉजिकल और फिजिकल अरेंजमेंट कैसे है, डिवाइसेस का है, डिवाइसेस कौन कौन से, पीसी, स्विच, एंड डिवाइसेस, मेन नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, या कोड डिवाइसेस जो होते हैं आपके, तो इनका लॉजिकल और फिजिकल अरेंजमेंट बताती है बस कि ये कैसे लगे। ठीक है, लॉजिकल और फिजिकल में डिफरेंस पता है आपको? बहुत बेसिक सी चीज है, ये भी देख लो आप। मैंने एक राउटर आपका ये कनेक्ट किया है, ये रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी ना। बट ये लिंक, जो ये रिंग टोपोलॉजी है ये लॉजिकल है। ठीक है, और फिजिकली जब आप इसे देखोगे तो ये कनेक्टेड कैसे मिलेगी आपको, एक रैक पे रखी हुई मिलेगी बस। ये समझाना चाह रहा हूँ, फिजिकल ये है और लॉजिकल ये है। पहला डिवाइस आपकी से कनेक्टेड होगा, बाकी सब लेकिन वो यहाँ से समझ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है यहाँ से समझ। इसलिए तो नेट आर्किटेक्ट की पोस्ट ही अलग है, क्योंकि वो ये दोनों एक्सपेक्ट से देख रहा होता है जब भी किसी टोपोलॉजी को देखता है तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रखी है। मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लॉजिकल वे में, और फिजिकल वे में अलग। ठीक है, ये जो वायर्स कनेक्टेड देख रहे हो, अभी आप नहीं बता सकते कौन कैसे कनेक्टेड है। तो लॉजिकल एनवायरनमेंट, इसलिए हर जिस भी कंपनी में जाओगे ना, हर कंपनी का खुद का अपना एक पूरी टोपोलॉजी का लॉजिकल ओवरव्यू होता है। उसके बिना वो भी नहीं समझ सकते भाई, कितने राउटर, कितने स्विचेस, कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से सर्वर कहाँ लगे, कैसे बता देंगे। जैसे आप मेट रेलवे में हो, उनका लॉजिकल एनवायरनमेंट नहीं होगा, होगा कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म पे उन्होंने रख रखा होगा, जो भी नेटवर्क का बंदा होगा, और वो उसको एक्सेस भी करता होगा। अब तो जो ऑटोमेशन टूल आते हैं ना, उसी में लॉजिकल एनवायरनमेंट दिखाई देता है उनका, कि हाँ राउटर ये स्विच ऐसे, उस पर लिखा भी होता है सब। देखा ये इंटरफेस? पहले भी तो तुम तो काम करो इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो नेटवर्किंग वाली थी, मतलब क्या थोड़ी चलो, फिर भी देखने को मिलेगा कई बार आप। ठीक है, हाँ, बस टोपोलॉजी। अब इसको ना ऐसे समझना है कि ये इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि डिवाइस कनेक्ट करना है। पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, टोपोलॉजी में दो डिवाइसेस कनेक्ट करते होंगे, उसको पेयर टू पेयर टोपोलॉजी या पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कह देते थे। ठीक है, तो पेयर टू पेयर टोपोलॉजी हो गई। इसको एक्सपेंड किया, मुझे यूजर बेस बढ़ाना है, दो नहीं 4 यूजर कनेक्ट करने हैं, तो कैसे कनेक्ट होंगे? तो एक सिंगल केबल ली और सबसे एक एक पोर्ट कनेक्ट कर दिया। बट उसमें केबल में भी टी कनेक्टर्स लगते थे पहले, कभी एक कनेक्शन दे के फिर आगे भी तो भेजना होगा, तो हर पॉइंट पे टी कनेक्टर्स लग के हर केबल, तो एक ही केबल से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस है हाफ डुप्लेक्स और ब्रॉडकास्ट पे ही चलेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है,
फिर इसको और एक्सपेंड किया, रिंग पे डेवलप कर दिया। इसमें क्या किया रिंग वाले में कि इन्होंने पीसी का ही हार्डवेयर बढ़ा दिया, दो दो एनआईसी लगा दी पीसी में, एक इनपुट और एक आउटपुट की। समझ गए? ठीक है। फिर इसको भी अपग्रेड किया, तो अब इसको अपग्रेड क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर बैरियर है, नेटवर्क एक्सपेंड एक बहुत लिमिट एरिया तक ही कर सकते हो। ठीक है। और ये सब डिसेंट्रलाइज है, हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहे हैं और फुल्ली ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर। ठीक है। ये सारी कमियां पूरी करने के लिए अपग्रेड करके स्टार टोपोलॉजी लाई हुई, जो आज तक यूज हो रही है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टोपोलॉजी, जिसमें एक सेंट्रलाइज डिवाइस और सब उसी से कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। चलो ये तो हो गई। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कितने डिवाइस कनेक्ट होंगे, ये मुझे हब बताएगा या स्विच बताएगा। वो उसमें कितने पोर्ट्स हैं? हाँ, मतलब अगर स्विच पे इतने पोर्ट है तो इतने ही कनेक्ट होंगे, इससे ज्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि इससे ज्यादा कनेक्ट हो। तो इस टोपोलॉजी पे डिपेंडेंसी हटाएगी, फिर आगे बढ़ाया गया नेटवर्क, और इसको फिर हम फ्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा यही यूज होती है, इवन सर्वर इन्वायरमेंट में और आईएसपी इन्वायरमेंट में यही यूज किया जा रहा है। ठीक है। जिसमें कोर, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस, ये जो लेयर्स में बता रहा था वो ट्री टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये पूरा हायरार्किकल डिजाइन होता है नेटवर्क बनाने का, जब बनाया था इसी टोपोलॉजी पे सब कुछ चल रहा है। ठीक है। मैनेजेबल जितना भी इन्वायरमेंट होगा, चाहे वो कैंपस एरिया नेटवर्क हो या एंटरप्राइज नेटवर्क हो, वो सब ट्री टोपोलॉजी पे क्रिएट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, वही वाइड एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, उसको क्रिएट करना हो तो उसको किस टोपोलॉजी पे क्रिएट किया जाएगा, बताओ? हाँ, उसको किया जाएगा मैश टोपोलॉजी में, जहाँ पे मिक्सर्स डिवाइसेस, मतलब हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे दोनों वे में कनेक्टेड। क्लियर? ठीक है। तो ये था पूरा आपका बेसिक इंट्रो नेटवर्क का। सर एक चीज आपने बताई कि वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करेगा, वो सर इसमें लिखा नहीं था, तो आपको पता कैसे, मतलब डायग्राम देख के तो पहले से पता है ट्री टोपोलॉजी के अलावा, मैं स्टार के बाद पहले की ट्री टोपोलॉजी सब हाफ डुप्लेक्स में काम। रीजन बता देता हूँ, जहां भी को एक्सियल केबल आएगी, ठीक है, तो इस टोपोलॉजी तक ना कोएक्सियल केबल ही यूज होती थी। ठीक है। यूज तो कर सकते हैं दूसरी केबल में। दूसरी केबल यूज करो फुल डुप्लेक्स चलेगा, लेकिन जब दूसरी केबल यूज कर सकते हो तो फिर स्विच क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? जब टेक्नोलॉजी आ गई है, वो कंपोनेंट अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं बात। उस टाइम मोटिव ये था ना कि एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ डेटा शेयर करना है, तो कितने बड़े ग्रुप में डेटा शेयरिंग हो सकती थी, ये मोटिव था। ये नहीं था कि इंटरनेट चलाना है। इंटरनेट बहुत बात की चीज है, पहले डिवाइसेस की कनेक्टिविटी आई। ठीक है। और यही कनेक्टिविटी जब मास लेवल पे हुई है, तो उसी को आज आप इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। यस, पूछो आप कुछ। हाँ, सर ये है कि एक हाइब्रिड टोपोलॉजी में। हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली वो पार्शियल मैश को ही हाइब्रिड कहते हैं। अच्छा, ओके। पार्शियल मैश समझते हो? हाँ हाँ। हाफ इन्वायरमेंट आपका मैश हो गया, और उससे आपने एक अपना वाईफाई कनेक्ट करके बना दिया, तो आपका आपका तो स्टार टोपोलॉजी बना हुआ है, लेकिन उधर मैश है, दोनों कनेक्ट हो गया तो पार्शियल मैश कहलाएगा। इसको पार्शियल मैश कह लो या हाइब्रिड कह लो, बात एक ही है। जहाँ दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज आपस में कनेक्टेड होंगी, अलग अलग तरह की टोपोलॉजी, वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। इंटरनेट हाइब्रिड पे ही चल रहा है। ठीक है। इंटरनेट का कोर पोर्शन जो है वो मैश है मेनली, और उसके नीचे का जो आप कह लो लोकल आईएसपी और यूजर लेवल है, वो आपका स्टार चल रहा होता है। ठीक है, स्टार ही है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन। पहले क्या था ना, आईएसपी जितने भी थे वो रिंग चलाते थे, रिंग टोपोलॉजी समझते हो? वो ऐसे कनेक्ट करते थे ताकि ज्यादा बड़ा एरिया कनेक्ट हो सके, लेकिन उसको फिर मैश कर दिया पूरा उन्होंने। क्यों? फिर बीच में एक सेंट्रलाइज राउटर लगाया और दो तीन राउटर लगाए, फिर सब डिवाइस को इंटरकनेक्ट कर दिया, तो मैश ही हो गया। क्यों किया? एक लाइन बंद होगी, दो लाइन बंद होगी, चार चार लाइनें एक साथ थोड़ी ना बंद हो जाएंगी। तभी तो पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन टाइम में क्या जाती थी, दो दो दिन तक की जाती थी। अभी 2 घंटे भी नहीं होती पूरे, उससे पहले ठीक करके चला जाता हूँ। अगर आपके साइड से लाइन नहीं कटी है तो, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आगे की बात कर रहा हूँ, मतलब इस एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो हैंडल कौन करेगा? तो लोकली फिजिकली आके ठीक करेगा। ठीक है। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो वो फिजिकल ठीक करने का इंतजार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस लाइन पे डिपेंडेंसी आप जैसे हजारों यूजर्स की होगी, वो हजार कंप्लेन हैंडल करने के लिए नहीं बना हुआ। तो वो क्या करते हैं, तुरंत लाइन शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पे। ठीक है। और लाइन शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन है ना, तो लाइन शिफ्ट कर देंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? इंटरनेट चलता रहेगा। फर्क ये पड़ेगा कि पहले आपको 100 Mbps मिली थी, हो सकता है आप 40 से 50 Mbps में, स्पीड फ्लक्चुएट करेगी।
मैंने इसलिए बोला था कि स्पीड आईएसपी कभी भी फिक्स नहीं रखता। अगर स्पीड फिक्स रखेगा तो लाइन चेंज होने पे आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब वेरिएबल स्ट्रेंथ के साथ चलाना हो तो कोई भी चीज फिक्स नहीं की जा सकती है। सेम रीजन है कि यहाँ पे आपका अलग अलग डिवाइसेस पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स आपको पता है ना क्या होगा, बताओ। ऐसे तो पता ही है। हाँ, प्राइवेट पब्लिक ये सारे आईपी एड्रेसेस पढ़ने हैं जो कि मुझे कंटिन्यू करना था, बट पीडी सेशंस की वजह से पहले आप बोले। कभी वो डिवाइसेस कभी होगा स्विचिंग और राउटिंग में पढ़ेंगे क्या हम? हाँ, मतलब मैंने रिकॉल क्योंकि नए स्टूडेंट भी ऐड हो गए थे ना, इस वजह से मैंने दोबारा से रिकॉल कराया। तो कल हम मैक एड्रेस, मैक तो वैसे 10-15 मिनट का टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं टाइम। मेन है आईपी, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। जिसने पढ़ लिया है वो रिकॉल कर लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ के आना है आपको। आईपी में क्या क्या पढ़ोगे? आईपी की क्लासिफिकेशन, आईपी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, बिट लेवल कैसे काम करता है, उसमें फिर नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन क्या होता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में नेटवर्क का रूल, का रूल क्या है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अपनी तरफ से ट्राई करना पड़ने की। सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, मुझे ही पता है, लेकिन ट्राई तो कर सकते हो ना। कोशिश करने में 10 पढ़ोगे तो 2 तो समझ में आएगा ही, बाकी के 8 में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए इतना प्रिपेयर आप कर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग और अटेंडेंस